दिखाई थी। प्रधानमंत्री मोदी आज उन खिलाड़ियों से मिले थे, उन एथलीट्स से मिले थे जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े तमाम अन्य लोगों से भी मुलाकात की थी और इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, खेल रहा इंडिया, खिल रहा इंडिया। क्योंकि खेलेगा तभी खिलेगा इंडिया, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने तमाम संबोधनों में करते हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूनम बेनीवाल जी हैं जो कि सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा टॉप्स जो स्कीम है उसके तहत भी वो काम कर रही है। बहुत स्वागत है पूनम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश थपलियाल जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, क्योंकि हम जब एशियन गेम्स की बात करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, 107 पदक, 28 स्वर्ण, ये हासिल कर लेना महज एक दिन की कोशिश या नतीजे के तहत इसको नहीं आंका जा सकता। ये बहुत लंबी मेहनत होती है। खिलाड़ी के नाते आप इसको बेहतर बता पाएंगे। कैसे आप देखती हैं तमाम उन कोशिशों को जो हाल फिलहाल के वर्षों में शुरू की गई है तमाम योजनाओं के माध्यम से? देखिए, मैं शुरू से यही कहती आ रही हूँ कि ये एक ओवरनाइट वर्क नहीं है। इसके लिए सालों की मेहनत लगी है, स्कीम्स हैं और आज के दिन सरकार, समाज और स्कॉलरशिप्स इकट्ठे होकर काम कर रही है। सरकार के मायने में ये कहना चाहूँगी मैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, खेलो इंडिया स्कीम्स हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। खेलो इंडिया के तहत जो 3000 बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको 10,000 पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाता है। फिर उसके बाद जो टॉप्स की स्कीम है, डेवलपमेंट स्कीम है, जो टॉप्स डेवलपमेंट के बच्चे हैं उनको 25,000 पर मंथ दिया जाता है, जो 2024 के नहीं 2028 और 32 की तैयारी कर रहे हैं। फिर उनकी जो एलीट स्कीम है, टॉप स्कोर ग्रुप, वो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक पूरा पिरामिड बना है इसके लिए और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान के थ्रू सारा काम होता है। ये सरकार की बात है। समाज में हम परिवार को, कोचिज को, सब लोग कह सकते हैं कि भी एक स्पोर्ट्स कल्चर बन रहा है। इसके अलावा स्कॉलरशिप में इसलिए कह रही हूँ, आज के दिन CSR फंडिंग भी इन्वॉल्व हो रही है। CSR फंडिंग REC है, NTPC है, जो अलग अलग स्पोर्ट्स को करोड़ों रुपए हेल्प कर रही है और हर लेवल पे स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो ये जो 100 के पार हुआ है, एक दिन का काम नहीं है जी। और इस चीज के साथ अब प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं, जैसे कोई बच्चा मेडल जीत के आता है और घर आता है, शाबाशी देना उसको, फिर उसको ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम भी कह रहे हैं और ये भी कहते हैं कि आपने खाता नहीं खोला, पूरा रास्ता दिखा दिया एक दिशा के साथ। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बहुत मायने रखती है। राकेश जी, आपके साथ में दशकों से खेल के बारे में लगातार हम चर्चा करते रहे। आपने तमाम बदलाव को बहुत बारीकी से और करीबी से देखा है, क्या कुछ चीजें बदली हैं जब अब की बार 100 के पार, मतलब हम इस प्रकार के राजनीतिक का कह सकते हैं ना नारे सुनते हैं, लेकिन खेलों को लेकर, पदकों को लेकर इस प्रकार से हम ये कोशिशें देखें। आपको लगता है कि ये जो एक बदलाव है, ये एक नया जो इकोसिस्टम तैयार हुआ है खेल और खेल के मैदान को लेकर, आपको लगता है ये एक बड़ा बदलाव के साथ जिसकी वजह शायद हमको ये नतीजे मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ा बदलाव की एक बड़ी वजह यही है कि जैसे आपने कहा कि इस बार 100 के पार, तो पहले होता था कि नारा तो दे दिया, वो चीज हुई कि नहीं हुई। आज ये हो रहा है कि आपने नारा दिया 1 महीने पहले और 1 महीने बाद आप देख रहे हैं कि वो चीज सामने हमारे आ गई कि हम 100 के पार हो गए। और जो भी दल हमारा जाता है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये पहले से बेहतर प्रदर्शन करके आएगा। तो हर खिलाड़ी के अंदर ये भावना है कि उसे आज हर सुविधा मिल रही है। खिलाड़ी को, खिलाड़ियों के पास शिकायतें बहुत कम होती हैं। तो ये एक बड़ी चीज इस सरकार की है। एक बड़ा बजट इसके लिए रखा गया। कहाँ 13-14 में 874 करोड़ का बजट होता था, आज 2,254 करोड़ रुपए का बजट है। देखिए, बजट को भी छोड़ दीजिए, जो खिलाड़ी सुविधा मांगता है उसको वो मिलती है। और जो विदेश में ट्रेनिंग की जो चीज है, जो टॉप्स स्कीम के तहत खिलाड़ी को कुछ दिन विदेश में ट्रेनिंग के मिलते हैं, वो एक बहुत बड़ी सुविधा है। उसमें ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ियों के साथ जब ट्रेनिंग करते हैं, उन चैंपियंस के साथ जिनका मुकाबला उनका ओलंपिक्स में होगा, एशियन गेम्स में होगा, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम ट्रेनिंग में इनके काफी नजदीक जा रहे हैं या ट्रेनिंग के दौरान हम इनको हरा पा रहे हैं, तो हम इवेंट के अंदर भी इसको हरा सकते हैं, ओलंपिक्स के अंदर भी इनको हरा सकते हैं, एशियन गेम्स के अंदर इनको हरा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस कोच को खिलाड़ी चाहते हैं उनको वो कोच दिया जाता है जी। और खिलाड़ियों की मेहनत भी, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खिलाड़ियों के माता पिता का भी वंदन है जिन्होंने इन खिलाड़ियों को बनाने में शुरुआती तौर पे, देखिए क्या होता है जब बच्चा स्कूल में होता है और वो कुछ नहीं होता तो उसके माँ बाप को अपना पेट काटना पड़ता है उस बच्चे के लिए जूता खरीदने में, उस बच्चे के लिए ड्रेस खरीदने के लिए, खेल की, उसके लिए खुराक का इंतजाम करना। मतलब अगर 4 केले भी बच्चे को रोज खिलाने हैं तो उसके लिए भी एक जो गरीब घर का परिवार है उसको अपना पेट काटना पड़ता है, 2 रोटी अपनी कम करनी पड़ती है, तब एक खिलाड़ी को वो देते हैं।
लेकिन उनको ये भरोसा है कि अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे लेवल पे आ गया, स्टेट लेवल पे आ गया, अच्छा कॉलेज में करने लगा, तो फिर सरकार उसका ऐसा ध्यान रखेगी कि उसके लिए सारी सुविधाएं उसके सामने आ जाएंगी। तो बच्चों में भी ये कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं होगा कि हम अच्छा करें और हमारा प्रदर्शन स्टेट लेवल पे इग्नोर हो जाए, या राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करें हमारा प्रदर्शन इग्नोर हो जाए। इग्नोरेंस वाली बात नहीं है कि जैसा पूनम जी ने कहा, इनके जैसे ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखते हैं, उनके डाटास देखे जाते हैं, उनके प्रदर्शन देखे जाते हैं। खेलो इंडिया की स्कीम ग्रास रूट लेवल से आई। मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार बने थे, इन्होंने कहा था कि मैं देश के हर जिले से एक व्यक्ति को ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते हुए देखना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा था ये कैसे संभव होगा, जिला स्तर, गांव देहात, वहां तो सुविधाएं नहीं है जी। लेकिन खेलो इंडिया की स्कीम के जरिए जो सुविधाएं खिलाड़ियों के घर तक पहुंचाई गई, मतलब उनके घर के आसपास उनको वो चीजें मिली। खेलो इंडिया के जो सेंटर्स हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर हैं, वो जो शुरुआती खिलाड़ी उनके लिए, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो तगड़े खिलाड़ी हो जाते हैं जब उनके लिए, तो हर तरह की सुविधाएं आपके घरों के आसपास गांव-गांव तक पहुंचाने की जो स्कीमें बनाई गई और वो कारगर रही, तो उसका नतीजा आज हमारे पास यहाँ पर सामने है। और लड़के लड़कियों को देखिए बराबरी पर रखा गया, टीम इवेंट में और व्यक्तिगत इस पे, दोनों में स्तरों पे जो है खिलाड़ियों को बराबरी की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे एक चीज ये भी लगी कि आपने कहा ना कि एक परिवार को लगता है कि एक स्तर तक अगर हम अपने बच्चे को ले गए फिर सरकार चिंता करेगी, हमारी चिंता नहीं है। पूनम जी आपसे सवाल ये, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री ने कहा ना 50% से ज्यादा बेटियों ने हमारे बेहतर करके दिखाया। जब हम खेल में ही नहीं बल्कि बेटियां बेहतर करती हैं तो ये भी बदलाव कितना बड़ा है और इसको आप ग्राउंड में या खिलाड़ियों के बीच में कैसे महसूस करती हैं? देखिए, समाज के लिए, खेल जगत के लिए नहीं, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है जी। जैसे कहते हैं ना, आप एक वुमेन को एजुकेट करेंगे तो पूरे परिवार को एजुकेट कर रहे हैं। तो कोई वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा करती है तो देखिए वो अपने खुद का परिवार, आने वाले परिवार के लिए एक स्पोर्ट कल्चर लेके जाती है। तो बहुत बढ़िया चीज है हमारे लिए कि वुमेन कंधे से कंधे मिला के हमें मेडल्स दे रही है। और फिर एक खिलाड़ी के नाते, एक कोच के नाते और आज के दिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते मैं खिलाड़ी के प्रति एक चीज समझती हूँ, फैसिलिटी डिनाइड इज बेटर देन फैसिलिटी डिलेड। आज के दिन सरकारी अफसर के तौर पे काम करते हुए जो प्रॉम्प्टनेस मैंने आज देखी है, शायद पहले उस तरह का प्रॉम्प्टनेस हमारे टाइम में हम नहीं थे। आपको जो चीज चाहिए उसी टाइम आपको प्रोवाइड हो रही है। अब जैसे मैं टॉप्स में क्लोजली काम कर रही हूँ, जो आपको सपोर्ट चाहिए, ये जो स्कॉलरशिप की बात की मैं, उसके अलावा आपको अच्छे कोचेस का सपोर्ट चाहिए, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट चाहिए। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट में भी आपको बायोमैकेनिस्ट चाहिए, फिजियोलॉजिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं चाहिए, प्लस एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर में कॉम्बैट स्पोर्ट्स है तो अलग अलग पार्टनर से कैसे खेलना है। और जो वुमेन की बात है, खेलो इंडिया के तहत एक वुमेन्स वर्टिकल है जिसके तहत हम अलग अलग 24 गेम्स में, 24 स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में अलग अलग वुमेन्स लीग कराते हैं, जिसके थ्रू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसके डेवलपमेंट पे काम होता है। तो ये सब सही ट्रैक पे जाने वाली बातें हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो एशियन गेम्स में अभी मेडल्स आए हैं, ये ओवरनाइट वर्क नहीं है। ये इसके लिए बहुत ही एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की मेहनत है और जो आज रंग ला रही है। बिल्कुल, जो रंग ला रही है वो रंग दिखाई भी पड़ रहा है। राकेश, आपको लगता है कि टैलेंट हमारे देश में पहले नहीं था, अब अचानक से आ गया? ऐसा नहीं है, टैलेंट पहले भी रहा होगा, लेकिन बात मौके की है, बात उस पारदर्शिता की व्यवस्था की है जिसके तहत उसको पारदर्शी तरीके से अब मौका मिल पा रहा। आपको लगता है कि ये जो एक भरोसा, एक विश्वास बहाली, ये भी खेल के मैदान पर टैलेंट को जाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक माहौल दे रहा है? नहीं, बिल्कुल। आपने देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है, लेकिन ये पहली बार ऐसी केंद्र सरकार हमने देखी है कि जो राज्यों के ऊपर उतना निर्भर नहीं है, बल्कि राज्यों को जो वो सुविधाएं मांगते हैं उनको दे रही है। आज पूरे देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, राज्य भी अपने लेवल पे कर रहे हैं जितना खिलाड़ियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज वहां पर जा रही है, उससे अच्छे कोचेस जगह जगह पर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, जब मैंने अभी वहां गया था तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए वो मैंने वहां पर देखे, तो वहां पर हेल्थ एटीएम बनाए जा रहे हैं स्टेडियम्स के अंदर, ताकि खिलाड़ियों को छोटी मोटी बीमारियां अगर होती हैं या कोई प्रॉब्लम आती है अभ्यास के दौरान या किसी आयोजन के दौरान, तो वो वहीं पर ही उनका मतलब डॉक्टर इलाज कर देंगे, उनको देख लेंगे। तो ये इस तरह की बड़ी फैसिलिटी चीजें शुरू हो रही हैं। खिलाड़ियों को पैसे की कोई कमी नहीं है और राज्यों के अंदर भी इससे बड़े प्रेरित हो रहे हैं राज्य भी, और वो भी बड़ी बड़ी स्कीमें खिलाड़ियों के लिए निकाल रहे हैं कि केंद्र सरकार का सपोर्ट प्लस राज्यों का जो समर्थन है वो खिलाड़ियों को बहुत फायदा दे रहा है। और तमाम ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश का मैं जानता हूं कि उन्होंने अब ये कर दिया कि हम भी अपने लेवल पे खिलाड़ियों को विदेश भेजेंगे।
और अपने लेवल पे खिलाड़ियों को अच्छी इनामी राशि भी दे रहे हैं, अच्छी खेल की सुविधाएं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट उनको मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए बिना अच्छे इक्विपमेंट के आप किसी भी लेवल पे कर लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते। जब एक वर्ल्ड क्लास, पहले क्या होता था, हम टूटे हुए इक्विपमेंट से हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते थे, पदक जीतते थे जूनियर लेवल पे। मुझे याद है कि एक शूटर नवनाथ फट्टाडे ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, तो उसकी जो गन थी वो उस पर पट्टियां बंधी हुई थी कपड़े की, तो उसको लेके फिर जो एशियन राइफल शूटिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि भाई इस बच्चे को मेरी तरफ से आप अच्छी गन दिलवाओ, इसको जितना हो सकती है। तो वो स्थितियां अब नहीं, अब खिलाड़ियों को इक्विपमेंट टॉप क्लास मिलता है, फैसिलिटीज पूरी मिलती है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इससे पूरे देश में हर परिवार के अंदर ये भरोसा जगा है और हर परिवार ये चाहता है कि हमारे घर से एक बच्चा निकले। स्कूलों के अंदर ये चीज आई है कि भाई जब सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, सारी सुविधाएं दे रही हैं, तो स्कूल्स भी उसमें आए। क्योंकि स्कूलों के लिए देखिए चैंपियनशिप भी हो रही है स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पर। जो खेलो इंडिया गेम्स जो शुरू किए गए, वो ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों को ऊपर लाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। शादी और जो भारतीय ग्रामीण एक जो इलाके हैं, वहां से एक नए प्रकार का टैलेंट लगातार निकल के आ रहा है, ये भी हमारे देश के लिए अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। पूनम जी, नए खेलों में मेडल्स आना और कम उम्र के खिलाड़ियों के माध्यम से दुनिया के इस प्रकार के मंच पे बेहतर प्रदर्शन करना, ये भी दो ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में देश गौरव महसूस कर रहा है। लेकिन इस दिशा में कैसे और तेजी से आगे बढ़ा जाए, आपको लगता है कि वो एक बेहतर मुकाम की दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कम उम्र के बच्चे मेडल लेके आए हैं, तो उससे क्या है, एक स्पोर्टिंग नेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि भी एक खेल के माध्यम से हम नेशन को भी ग्रूम कर रहे हैं। इसमें कम उम्र के बच्चों के मेडल आना, इट मींस ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपटीशन स्ट्रक्चर जो डोमेस्टिक लेवल पे इम्प्रूव हुआ है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अलग अलग CSR फंडिंग से खेलो इंडिया के तहत नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और अलग अलग माध्यम से जो डोमेस्टिक स्पोर्ट्स कल्चर ग्रूम हो रहा है। अब खेलो इंडिया के शुरू होने से आपकी एक फेडरेशन की नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, हर एक एज ग्रुप में स्कूल गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं। तो बच्चों को 2-2, 3-3 कंपटीशन मिल गए हैं, जिनसे उनका टेक्निकल और टैक्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है, और फिर वही वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मेडल ले रहे हैं जी। तो इसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इकोसिस्टम में आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और आपको स्पोर्ट्स साइंसेज मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, 2018 में हमारे पास 24 अलग अलग, आज के दिन 24 अलग अलग NCA हैं, उसमें बस 64 ही स्पोर्ट्स साइंटिस्ट थे। आज के दिन 294 हैं, मोर देन 4 टाइम्स। इसके अलावा अलग अलग हमारे पास 24 NCOE हैं, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है। 69 के करीब STCs हैं, जिसमें अलग अलग गेम्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं एक ही स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी एक तरीके से जो क्षमताएं हैं वो उसका विस्तार हो रहा है। वक्त लगभग खत्म हो गया है। राकेश जी, एक बहुत छोटा सा जवाब, जो खिलाड़ी मेडल नहीं ला पाए, जो पदक वीर नहीं भी बने, उनका भी हौसला अफजाई टॉप लीडरशिप से, ये भी कहीं ना कहीं एक नेतृत्व प्रदान करता है हमारी टीम भावना को। देखिए, ये तो बहुत ही हौसला बढ़ाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर जो लोग पदक से चूक जाते हैं उनसे भी खुद फोन पे बात करते हैं, जब इंटरनली मिलते हैं उनके साथ, तब उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होता है। हर खिलाड़ी के जीवन में वो चीज आता है कि जब वो पदक से चूक जाता है, लेकिन उसको आगे के लिए जो प्रेरित करते हैं, जो टॉप लीडरशिप वैसा करती है, तो वो निचले स्तर तक चलता है। हमारे खेल अधिकारी भी उनका हौसला बढ़ाते हैं। और ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं कि जो अगर पिछली चैंपियनशिप में पदक से चूके होंगे तो वो अगली में पदक जीत कर आते हैं। बिल्कुल, और बहुत निश्चित तौर से जब ऐसा माहौल मिलता है, नेतृत्व मिलता है, तो उसका एक नतीजा भी दिखाई पड़ता है, जो हमें एशियन गेम्स से दिखाई पड़ा इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, और पूनम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों